हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एनएक्सटी। आज हमारा टॉपिक है एनएक्सटी, जो कि ए.के. रामानुजन ने लिखा है। ए.के. रामानुज इज वन ऑफ द prolific writers in Indo-Anglian literature and has gained immortal popularity by adopting the way distinct from those of his procedures and contemporary. As we find in many of his other poems, this small poem next is also the representative of his gloomy mental state. To describe this mental state of man is almost impossible. We cannot tell anything in clear manner, directly or indirectly. Narrative or through similes and metaphors, because in fact nobody can really understand the nature of unexpected thought. People make efforts as the poet has done in this short poem. The basic theme of the poem is to understand the feelings of the heart of the poet. In the beginning of the poem, the poet expresses the idea of anxiety through the metaphor of a tree, but at the same time he confessed that he cannot succeed in this way. Because it cannot be compared either to the root or branches or the geometrical figures like the parables. The naked roots and secret twigs actually indicate the impossibility of explaining the anxiety of man. Similarly, the hopes in the heart of man are also the geometrical figures without any direct expressions. Rather, they are no better than curves. They are loose and flexible and so changing in their shape and line, but they have no further hope of extension, because there is a knot at both the ends which indicates the stop. It is not bright and inspiring, but its jobs are not visible, as we see in the brightness of the circular waves on the surface of water. देखिए, जो ए.के. रामानुज हैं, इन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं ये, तथा अपने पूर्व के समकालीन लेखकों से विभिन्न शैली अपनाकर उन्होंने विशिष्ट अमरता प्राप्त की है, जैसा कि हम अन्य पोइट्री में देखते हैं। ये छोटी सी पोएम एनएक्सटी इनकी निराशापूर्ण मानसिक स्थिति को प्रकट करती है। मनुष्य की इस मानसिक स्थिति का वर्णन करना लगभग असंभव है। हम कुछ भी स्पष्ट प्रकार से नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्णनात्मक रूपों के माध्यम से, क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति एनएक्सटी का वास्तविक स्वभाव नहीं समझ सका है। यद्यपि लोग उसी प्रकार अनेक प्रयत्न करते हैं, जैसे कवि ने छोटी सी कविता में किया है। कविता की आधारभूत कथा वस्तु कवि के हृदय की भावनाओं को समझना है। कविता के आरंभ में कवि एनएक्सटी के संबंध में अपने विचार पेड़ के रूप के माध्यम से प्रकट करता है, परंतु साथ भी ये स्वीकार करता है कि वह इस प्रकार की तरह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तुलना पेड़ की शाखाओं गणितीय आकृति में नहीं की जा सकती। ओके, not branchless as the fir tree, it has naked root and secret twigs. Not geometric as the parables of hope, it has loose and with a knot at the top. That's me. Not wakeful in its white snake glassy way like the eloping gaiety of waters, it drowses, viscous and fibered as pitch flames have only lungs. Water is all eyes. The earth has borne for muscles, and the air is flock of invisible pigeons. But anxiety can find no metaphor to end. देखिए, जो जड़ें हैं, जो शाखाएं हैं, वास्तव में मनुष्य की एनएक्सटी का वर्णन करने में अक्षमता को प्रकट करती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में आशाएं भी किसी गणितीय आकृति के प्रत्यक्ष वर्णन के बिना ही होती है, बल्कि वे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं होती, वे ढीली तथा लचीली होती है। इनकी जो आकृति होती है वो लाइन परिवर्तित होती रहती है, परंतु उनके आगे अधिक विस्तार की संभावना नहीं होती, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर गांठ लगी होती है, जो कि अंत की सूचक होती है।
इसमें क्या होता है, ये चमकीली प्रेरणादायक नहीं होती, बल्कि इसकी प्रसन्नता भी अधिक दृष्टिगोचर नहीं होती। हम पानी की सतह पर उड़ती हुई लहरों की चमक देख सकते हैं। मनुष्य के जीवन में एकमात्र स्थायी चीज निराशा का अंधकार होता है। प्रकृति में कुछ भी संपूर्ण स्थायी नहीं होता। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशेषता होती है जो दूसरों में नहीं मिलती है। ओके, हम शरीर की विभिन्न चीज़ों तथा भौतिक अस्तित्व की विभिन्न चीज़ों से तुलना कर सकते हैं, परंतु अनेक्स्टी के वास्तविक स्वभाव को समझने का प्रयत्न करते हैं तो कोई भी उचित रूप ढूंढने में असफल हो जाते हैं। ये सब मानव समझ से ऊपर है। इस पंक्ति में आत्मकथा जैसी झलक तथा पोएट अपने निराशाजनक स्वभाव को प्रकट करता है। द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन अनेक्स्टी थ्रू टू सो मैनी other similes and comparisons, but at the end he stops because he is not satisfied with any of them. He tells that anxiety is a source of worry and dullness. It does not let him take rest for a moment, rather makes him restless so much that he remains wakeful. There is no joy or enthusiasm or movement in his life as we find in the bright waves on the surface of water. They shine in whiteness, though it is quite temporary, and disappear after some time, but anxiety is without joy and remains so forever. It makes us dull and sticks our life forever. Moreover, it is useless and empty within, like the flames which are no better than the hollowness of lungs. The might waves shine like the flight of the pigeons, but such metaphor can be found to express the meaning and nature of anxiety. It is closed on both the sides with notes. This means that it is something stable, as it has stayed in the poet, and he has become the representative of anxiety. पोएट अनेक रूप को तुलना की सहायता से अनेक्स्टी का वर्णन करने का प्रयत्न करता है, परंतु अंत में वह बंद कर देता है क्योंकि वह इनमें से किसी चीज़ से वो संतुष्ट नहीं होता। वो बताता है अनेक्स्टी जो केवल परेशानी सृष्टि का स्रोत है, मनुष्य को एक क्षण के लिए भी आराम करने नहीं देती, बल्कि उसको बेचैन बना देती है। इसमें क्या होता है, यहाँ तक कि वह जागता ही रहता है, उसके जीवन में आनंद उत्साह गति नहीं रहती, जब सब कुछ अस्थायी हो जाता है और कुछ दृश्य के पश्चात सब कुछ अदृश्य भी हो जाता है। अनेक्स्टी भी आनंदहीन होती है, सदा बनी रहती है, हमें सुस्त बनाती है और सदा जीवन के साथ चिपकी रहती है। इसके अतिरिक्त लपटों के समान अंदर किसे खोखली तथा व्यर्थ होती है, जो फेफड़े के खोखलेपन से अधिक नहीं होती। पानी की लहरें आंखों की तरह चमकती हैं। पृथ्वी इतनी कठोर होती है जो मांसपेशियों को सहारा देने वाली हड्डियां हवा कबूतर की तीव्र गति की उड़ान के सामने चलती हैं। परंतु अनिश्चित का अर्थ स्वभाव प्रकट करने के लिए नहीं है। ये गांठों द्वारा दोनों ओर से बंद होता है। ये स्थायी है, कवि के हृदय में से चिपकने वाली चीज़ की तरह स्थायी हो गई। वह अनिश्चित का प्रतीक पाया गया है। ओके, द पोएट टॉक्स अबाउट द इनविजिबल एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ अनेक्स्टी। According to him, the nature of anxiety is undescribable. Some things are there which can be described through various objects, but anxiety is like a fair tree. Its presence is quite the reverse. Its roots are named and its branches are hidden. It is impossible to describe it through geometric figures as we sometimes describe hope. On the other hand, it is like the loosely lying rope which remains the same, unchanged, and there are knots at both the ends. This means that the enlargement is now not more possible, and it confines the mean to certain limit. ओके, ये जो पोइट है एक चिंता के स्वभाव की अदृश्यता तथा स्थिरता के संबंध में बात करता है। उसके अनुसार चिंता का स्वभाव अकथनीय है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम विभिन्न माध्यमों से वर्णन कर सकते हैं, परंतु अनेक्स्टी एक प्रकार का डर का वृक्ष होता है। इसकी उपस्थिति सामान्य के बिल्कुल विपरीत होती है। इसकी जड़ नंगी तथा शाखाएं छिपी हुई होती हैं। इसे ज्यामितीय आकृतियों द्वारा प्रकट करना असंभव होता है।
जैसे हम कभी कभी आशा को कर देते, दूसरी ओर एक ढीली पड़ी हुई रस्सी के समान है जो सदा एक जैसी अपरिवर्तित रहती है। इसके दोनों सिरों पर गांठ लगी हुई होती है। इसका अर्थ होता है इसे और अधिक बढ़ाना संभव नहीं है। ये मनुष्य को निश्चित क्षेत्र तक सीमित कर देती है। कभी ये प्रतीत करता है कि आपका अपना जीवन भी बिल्कुल इसी तरीके से स्वभाव का है। द पोएट यूज मैनी अदर सिमिली to understand and explain the nature of anxiety, but throughout his frustration and dissatisfaction are quite clear. He feels that anxiety means the whole enthusiasm and spirit of man. The wide waves on the surface of water move on in circles like the white snake. They are very bright and beautiful. They appear and then disappear quickly, and thus they are the symbol of joy. But there is no such thing. Neither joy for a nor movement in anxiety. On the other hand, it makes men lazy and dull, and men cannot get rid of it easily. It sticks to our life like sticky dark things and becomes a source of worry and restlessness. Then the poet takes other things to express their real nature. Flames are empty within like the lungs, water shine brightly like the eyes, and the earth has the hardness and strength of bones which supports our muscles. The air moves as fast as the flocks of pigeons which are invisible. There is no metaphor to be used for it, and it is null and endless.